नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। बेला चौकी प्रभारी की दादागिरी आई सामने, पीड़ित ने लगाई एसपी से न्याय की गुहार। संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की नहर में डूबने से मौत। सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत डाकपाल के पद पर पदस्थ युवक ने 14 साल की युवती का किया अपहरण। और जमीनी विवाद में सुलह कराने गई थी थाना प्रभारी ने अपशब्दों का किया प्रयोग। वीडियो सोशल मीडिया पर किया गया वायरल। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सिमरिया थाना अंतर्गत एक 14 साल की नाबालिग बच्ची के अपहरण का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि पुलिस ने 2 दिन में ही बच्ची को दस्तयाब कर आरोपी को जेल भेज दिया है। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत डाकपाल के पद में पदस्थ युवक की घिनौनी करतूत उजागर हुई है, जिसे सिमरिया पुलिस बिहार से गिरफ्तार कर लिया। सिमरिया के बड़ी हरई में पदस्थ शाखा डाकपाल सन्नी कुमार पड़ोसी गांव की एक नाबालिग युवती को लेकर यहां से फरार हो गया था। युवती के परिजनों की रिपोर्ट पर सिमरिया पुलिस द्वारा उसे बिहार स्थित नालंदा उसके घर से गिरफ्तार कर नाबालिग किशोरी को भी बरामद कर लिया गया। बता दें कि किशोरी की उम्र 14 साल बताई जा रही है। आरोपी के विरुद्ध पास्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी डाकपाल नाबालिग बच्ची के साथ शादी करना चाहता था। फिलहाल पुलिस को मेडिकल परीक्षण के बाद घिनौनी कृत्य की पुष्टि नहीं हो पाई है और न ही बच्ची ने अपने बयान में उसके साथ कुछ गलत कृत्य होने की जानकारी दी है। 19 तारीख को पुलिस को सूचना मिली थी सिमरिया थाने में कि एक करीब 13-14 साल की बच्ची है, उसको एक व्यक्ति भला फुसला के ले गया है। और ये भी पता चला कि वो शासकीय कर्मचारी भी है, लेखपाल भी था। और जिसके आधार पर तत्काल पुलिस की टीम एक्टिव हुई थी। और 2 दिन बाद पुलिस ने आरोपी को और उस नाबालिग बच्ची को नालंदा बिहार से दस्तयाब किया है और उसको फिर यहाँ लाके आरोपी की गिरफ्तारी करके उसको जेल भेजा गया 363-366 आईपीसी की धाराओं में। और बच्ची का बयान और मेडिकल वगैरह सभी चीज़ की गई हैं। अभी कथन में कुछ बच्ची ने अपने साथ कोई गलत काम होना नहीं बताया है और ना ही मेडिकल रिपोर्ट में आया, इसलिए 363 और 366 धाराओं में उसकी जेल उसको भेजा गया है। बाकी अभी विवेचना जारी है और जैसा पाया जाएगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें बच्ची की उम्र क्या है, आरोपी का नाम क्या है? बच्ची की उम्र 13 से 14 साल है और आरोपी का नाम शनि सिंह पासवान है। ये मूलतः बिहार का रहने वाला है और यहाँ पे उसकी नौकरी लगी थी और सिमरिया थाना क्षेत्र में ही सहायक लेखपाल के रूप में नौकरी कर रहा था। कब से लेके फरार था? ये 19 तारीख को ही फरार हुआ था। उद्देश्य क्या था सर, इसको वहाँ रखना? कोई इसका उद्देश्य जो अभी तक आया है कि संभवतः वो बच्ची से शादी। जमीनी विवाद में सुलह कराने गई चाघाट थाना प्रभारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपशब्दों का प्रयोग करते देखी जा रही हैं। मामला चाघाट थाना अंतर्गत बताया जा रहा है, जहां थाना प्रभारी एक जमीनी विवाद के प्रकरण में सुलह कराने गई हुई थी, जहां 2 पक्षों के बीच बाड़ा लगाने को विवाद हुआ था, क्योंकि जिस पक्ष ने बाड़ा लगाया था उसकी वह जमीन नहीं थी, जबकि दूसरे पक्ष की बताई जा रही है। जब थाना प्रभारी ने बाड़ा हटवाने की कोशिश की तो विवाद बढ़ने लगा। इसके बाद थाना प्रभारी ने सख्त लहजे में आरोपियों को समझाइश दी। इसी दौरान थाना प्रभारी ने कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग कर डाला जो आपत्तिजनक था, जिसका वीडियो पीड़ित पक्ष ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल उच्च अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और संबंधित मामले में उचित कार्यवाही की बात भी कही है। मैं धीरे बात कर रही हूँ तो मेरी सभ्यता है। पता है तुम्हारी जमीन नहीं है, तुमने क्यों रिकॉर्ड लगाई हुई है? हमारा कागज में किसकी है? कागज लेके आओ। आपके माध्यम से एक जानकारी ये संज्ञान में है कि कोई वीडियो चल रहा है थाना प्रभारी चाघाट का और उसमें उनके द्वारा अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ऐसा बताया गया है। और वो वीडियो अभी जस्ट मुझे मिला है, मैं उसको जांच करवाता हूँ। यदि उसमें गलती जो भी पाई जाएगी उसके आधार पे इन जो भी अधिकारी हैं उसमें इन्वॉल्व उनके खिलाफ। अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन।
अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया, जहां जमकर नारे लगाए गए। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय में कई मूलभूत समस्याएं हैं जिनका निराकरण नहीं किया जा रहा। मुख्य रूप से कंप्यूटर लैब की सुविधा नहीं है, जिसके अलावा सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था नहीं है। संबल योजना के तहत कोई भी लाभ नहीं मिल रहा। मेधावी छात्रों की स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। सेंट्रल लाइब्रेरी में बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। इन्हीं सब अव्यवस्थाओं को लेकर आज छात्रों ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाया। छात्रों का कहना है कि 7 दिन के अंदर अगर मांगे पूरी तरह नहीं मांगी जाती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं प्रशासन की ओर से ये बयान आया है कि ये छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच अक्सर होने वाली समस्या है, जिसका निराकरण शीघ्र किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर अव्यवस्थाएं हैं जिन्हें जल्द ही ठीक कर लेंगे। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम उसके लिए ज्ञापन दे रहे हैं। विश्वविद्यालय को ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि छात्रों को क्या समस्याएं आ रही है, क्या नहीं आ रही है। हमारी मूल सुविधाएं जो है, हमसे कंप्यूटर लैब की फीस ली जाती है। पूरे विश्वविद्यालय में कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर लैब की सुविधा हो। इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, यहाँ पे विश्वविद्यालय में कहीं पे सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था नहीं है। हम सभी छात्र छात्राएं ये चाहते हैं कि हमें अच्छी सुरक्षा मिले। हम विश्वविद्यालय में दूर दूर से पढ़ने आते हैं। छात्रों की सुरक्षा की व्यवस्था के हिसाब से विश्वविद्यालय में कैमरे की व्यवस्था की जाए। कई ऐसे छात्र हैं जो संबल योजना, मेधावी योजना से अपनी शिक्षा प्रदान करते हैं, न ही उनको संबल योजनाएं मिल रही है, न ही स्कॉलरशिप मिल रहे हैं, तो जिससे बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनका भविष्य खराब हो रहा है, वो आगे की शिक्षा नहीं कर पा रहे हैं। पूरे विश्वविद्यालय में पानी पीने की सुविधा नहीं है। यहाँ पे बताया जाता है कि विश्वविद्यालय बहुत बड़ा है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, लेकिन सेंट्रल लाइब्रेरी किस काम की? वहाँ पे न छात्र अच्छे से बैठ सकते हैं, न ही पढ़ सकते हैं, न ही उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था है, न ही तो बुक्स है। तो वो सेंट्रल लाइब्रेरी किस काम की? और इसी प्रकार से बहुत सारी अन्य मांगे हैं जिसके लिए आज यहाँ पे छात्र आए हुए हैं। हाल ही में भी दीक्षांत समारोह था, तमाम तरह की व्यवस्थाएं थी और अभी मरम्मत का कार्य भी किया गया है। आज जो आप असुविधा बता रहे हैं उस पर काम नहीं किया गया। देखिए, छात्र अपनी मांगे हमेशा लेके आते हैं। उनकी मांगे जो जायज है, हम नियमानुसार उनको समयबद्ध निपटाते हैं। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है विश्वविद्यालयीन। छात्रों ने यदि अपनी जो भी मांगे रखी है, आज ज्ञापन सौंपा है, ज्ञापन के आधार पर जो उनकी समयबद्ध निपटान होगा हम उसको नियमानुसार करेंगे। उन्होंने कहा कि फीस अधिक है, आरडीवीवी की अपेक्षा नहीं, फीस के मामले में छात्रों के द्वारा रखी बात कहीं ना कहीं व्यवस्थित नहीं है। पिछले सत्र में छात्रों ने इसी विषय को लेकर आंदोलन किया था, तो उनकी फीस घटाई गई थी। अब कोई फीस का मामला आज की तारीख में लगभग लंबित नहीं है। फिर भी फीस विभाग से हम उसकी जानकारी लेंगे। व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि कंप्यूटर लैब में व्यवस्था नहीं है, लाइब्रेरी में कहीं कहीं अव्यवस्थाएं हो जाती है टाइम लिमिट के लिए। सभी जगह ऐसी अव्यवस्था नहीं है। यदि कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है तो उसको हम सुधार करेंगे। साल की अंतिम जन सुनवाई आज संपन्न हुई। शासन प्रशासन के द्वारा जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए हर हफ्ते मंगलवार के दिन जन सुनवाई जिले के हर कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित करने के लिए सुनिश्चित किया गया था। आपको बता दें, इस वर्ष 2023 का आखिरी साल मंगलवार था, जन सुनवाई का दिन, जहां पर कई तरह के मामले आए और साल भर उन मामलों का निराकरण किया गया। सामान्य रूप में जन सुनवाई में प्रत्यक्ष रूप से जो विभाग जनता से जुड़े हुए होते हैं, वो चाहे कृषि विभाग हो, राजस्व विभाग हो, पंचायत विभाग हो, इसकी विभिन्न प्रकार की योजनाएं सामान्य रूप से फील्ड में रहती हैं। महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इन्हीं के सामान्यतः आवेदन ज़्यादा रहते हैं। इसमें भी जनपद पंचायत और राजस्व के विषय क्योंकि लोगों से सीधे जुड़े हुए होते हैं, तो इनके सामान्य आवेदन हमेशा आते हैं और जो भी आवेदन आते हैं उनका कलेक्टर महोदय का निर्देश है कि प्राथमिकता क्रम में उनका निराकरण किया जा सके। तो क्या कुछ दिशा निर्देश? सामान्य रूप से जन सुनवाई का उद्देश्य यही है कि यदि कहीं निचले स्तर पर ठीक ढंग से कार्य नहीं संपादित किया जा रहा तो वो विषय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में, पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में आए और वो अपने निचले अमले को निर्देशित करके वो कार्य करा सकें। तो मुख्य रूप से जन सुनवाई का ध्येय ही वो है, क्योंकि और सभी लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो चाहे शासकीय कर्मचारी भी हों, तो कई बार
नियमों को ना समझ पाने के कारण या सामान्य रूप से उसका सही समय पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाने के कारण या कुछ अन्य कारणों से लोगों को विलंब का सामना या परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जन सुनवाई उसी के लिए है कि उन्हें त्वरित रूप से हम यथासंभव न्याय उपलब्ध करा सकें। 25 दिसंबर को अयोध्या से आए अक्षत कलश की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। 25 दिसंबर को शाम 5 बजे अयोध्या से आए हुए आमंत्रण अक्षत कलश की पूजा हुई। पूजा अर्चना के बाद उपरेटी से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा केशव उपनगर के अंतर्गत आने वाली बस्तियों में यह अक्षत कलश अलग अलग मंदिरों में रखे जाएंगे, जिन कलशों का बस्तियों के लोगों द्वारा पूजा अर्चना करने के बाद अक्षत 1 जनवरी से 15 जनवरी तक लोगों के घर घर बांटे जाएंगे एवं अयोध्या में बना रहे राजा राम जी के मंदिर 22 जनवरी 2024 को भव्य प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने हेतु आमंत्रण दिया जाएगा। हर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। हर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। शासकीय नवीन महाविद्यालय अनुसूचित बालक छात्रावास क्रमांक 3 झिरिया में आज आधा सैकड़ा की संख्या में छात्र पहुंचे और अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने कहा कि उन्हें मेनू के अनुसार नाश्ता नहीं दिया जा रहा, उनकी व्यवस्था कराई जाए। थाली, गिलास, चम्मच और डाइनिंग टेबल की व्यवस्था की जाए। टेबल कुर्सी की व्यवस्था करें। मच्छरदानी और खिड़की में जाली की व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि छात्रावास के चारों तरफ काफी गंदगी है, जिस वजह से मच्छर बहुत आते हैं और स्वास्थ्य खराब होता है। स्टेशनरी की व्यवस्था कराई जाए। महत्वपूर्ण जगहों पर गमले, नाली आदि की व्यवस्था कराई जाए। साथ ही संगीत के लिए ढोलक, हारमोनियम की व्यवस्था कराई जाए। अखबार रखवाने की व्यवस्था कराई जाए। एनसीसी ऑफिस से छात्रावास तक पीसीसी रोड एवं स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाए। पीने के लिए शुद्ध पानी, आरओ वाटर कूलर की व्यवस्था कराई जाए। कंप्यूटर लैब की व्यवस्था हो और बिस्तर की समुचित व्यवस्था कराई जाए। इन सभी बातों को लेकर हमने छात्रों और छात्रावास अधीक्षक से चर्चा की। महाविद्यालय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास के टीम से सर, मेरी बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि हमारे छात्रावास के छात्रों की भी सभी वही समस्याएं हैं सर से यहाँ। सर, वहाँ पर पानी की शुद्ध व्यवस्था नहीं की गई है सर, और सर यहाँ पर अन्य समस्याएं भी है, जैसे सर डिक्शनरी और ये लाइब्रेरी की व्यवस्था कराई जाए सर, और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था ही कराई जाए सर। सर, यहाँ हमारे यहाँ के छात्र कोई लाइब्रेरी से रात में आता है सर, 8 बजे 9 बजे सर आते हैं। वहाँ रोड भी नहीं बनी है सर, ना ही वहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं है सर, तो इसकी भी व्यवस्था ही कराई जाए सर। आने में क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर, वहाँ पर जैसे मेन्यू में लिखा है सर कि नाश्ता की व्यवस्था कराई जाए प्रतिदिन, तो वो भी उसकी व्यवस्था नहीं कराई जा रही सर कभी भी। नहीं सर। पहले भी आप लोग धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, आप लोग आए हैं? जी सर, हम लोग कर चुके हैं सर। नहीं मिली क्या सर? अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है सर। मैं 12 तारीख को आया था, इसी 12 तारीख को 5-7 लड़के आए थे उस बार, तो डीओ सर को भी बोले थे, जिसमें डीओ सर बताए थे हमारे अधीक्षक सर को कि आप मुझे आरओ खरीदिए और बिल दीजिए मुझे, जो कि आरओ अभी तक नहीं दिया गया है सर। राजकुमार चौधरी, अनुसूचित नवीन महाविद्यालय बालक छात्रावास रीवा। कुछ छात्रावास आज कलेक्ट्रेट आए हैं लड़के आपके, और क्या कुछ उनकी समस्याएं कहना है सारी क्या मामला? जी, जो भी समस्याएं उन्होंने बताया है उसके संबंध में कार्यालय को अवगत करा दिया गया है, लिख करके ये मैंने जो है 4 दिसंबर को। जी, छात्रों को कहना है जी, वो टाइम ना नाश्ता दिया जाता है, नहीं वो मेनू के हिसाब से ना खाना दिया नहीं दिया जाता, मेनू के अनुसार नहीं, मेनू के अनुसार भोजन दिया जाता है, नाश्ता नहीं दिया। नाश्ता आवंटन में नहीं है इसका। जब से लोग आए मेनू में नाश्ता है कि नहीं है? नाश्ता है, लेकिन 4 छात्रावासों में नाश्ता नहीं दिया जा रहा है सर, बजट कम होने के कारण। इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों की? जी जी, यह चर्चा हो चुकी। पिछले बार उपायुक्त महोदय भी गई थी, संभागीय उपायुक्त, तो ये पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में डिसीजन हुआ कि या तो मेनू जो हम लोग बनाए उसके हिसाब से दिया जाए तो नाश्ता दिया जाएगा, या तो फिर बजट के अनुसार जो है उनको नाश्ता भी देंगे और भोजन देंगे, फिर हमारे अनुसार मेनू रहेगा भाई। सर, लाइब्रेरी संस्था में नहीं है, बच्चे बाहर वो कार्यालय की व्यवस्था बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उसके बाद वापस आते हैं। कई सारी ये जिला कार्यालय की व्यवस्था सर, ये सारी व्यवस्था, सारी सामग्री जिला कार्यालय उपलब्ध कराती है। जी, हमने ये सब सूचना दी है, आप देख लीजिए। जो जो इनको सामग्री चाहिए ये लिखिए, खिड़कियों में मच्छर जाली लगाया जाना, सब। पिछले बार भी आए थे लोग, धरना प्रदर्शन किए थे, लेकिन इनकी समस्या कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया गया था। मेरे समक्ष मैंने जिलाधिकारी को समक्ष में चर्चा कराई, मिलवाया था इनको। साहब ने आश्वासन दिया कि जैसे आवंटन आएगा ऊपर से तो हम सब कराएंगे। जो है खिड़की, ये जो है नाली के लिए और मच्छर जाली लगाने के लिए साहब ने इंजीनियर को पत्र भी जारी कर दिया है एस्टीमेट बनाने के लिए। कब पत्र जारी किए थे? पत्र ये जारी हुआ 12/12 को।
बजरंगबली स्वसहायता समूह खरीदी केंद्र गढ़वा में बारदाना नहीं होने से किसानों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। खबर जिले के जवाब तहसील क्षेत्र अंतर्गत खरीदी केंद्र गढ़वा के बजरंगबली स्वसहायता समूह से सामने आई है, जहां पर स्लॉट बुक होने के बाद खरीदी केंद्र बाहर ट्रैक्टरों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं, जहां किसान 2 दिन पूर्व से अपनी धान लेकर इस कड़ाके की ठंड में खरीदी केंद्र के बाहर डेरा डाले हुए हैं, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। बताया जाता है कि उक्त खरीदी केंद्र में शासन द्वारा बारदाना उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस वजह से बजरंगबली स्वसहायता समूह के संचालक देव प्रसाद द्विवेदी विवश है। किसानों का स्लॉट तो बुक हो गया है, लेकिन बारदाने नहीं होने से खरीदी होने में समस्या आ रही है, जिसके लिए किसानों ने सहकारिता विभाग और जिला कलेक्टर से तत्काल बारदाने उपलब्ध कराने की मांग की है। और बारदाना न होने के अभाव में किसान 24 घंटे से ज़्यादा यहाँ लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और अभी भी परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश तिवारी है। कहाँ के किसान हैं? ये यहाँ मैं ग्राम किराही का हूँ। ये बजरंगबली स्व सहायता समूह जोना का केंद्र है। 22 तारीख से यहाँ पे स्लॉट बुकिंग चालू हो गई और पूरी बुकिंग उसी दिन फुल हो गई थी और यहाँ पे 22 तारीख से किसान बारदाना का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक बारदाना नहीं आया। आज 100 से 200 ट्रैक्टर यहाँ पे खड़े हैं और जाम की स्थिति आ गई है और एसडीएम मैडम से भी बात की गई, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम या तो बारदाना आ जाए कैसे भी, नहीं तो हमारी धान समिति में अंदर रखवाई जाए जिससे हमारे ट्रैक्टर फ्री हो सके। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं प्रशासन से? ठंड में सब किसान ठिठुर रहे हैं, मतलब रात से बैठे हुए हैं यहाँ पर सब किसान। इस तरह की ठंड पड़ रही है, अगर नहीं लेना है तो फिर समिति का वही क्यों किए हैं, या कि फिर सुचारू रूप से काम करें अपना जो कर रहे हैं। बेफालतू परेशान किसान किसी दूसरी मंडी में लेकर नहीं जाता। यहाँ ये पूरी रोड से लाइन लगी हुई है, ना वाहन की आवाजाही चालू है, सब अस्त व्यस्त चालू है। और कुछ शादी के 6 महीने बाद संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में लाश मिलने के बाद मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। रीवा के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र स्थित टीकर नहर में एक नवविवाहिता की नहर में डूबने के कारण मौत हो गई, जिसका विवाह मात्र 6 माह पूर्व टीकर निवासी राम उजागर नामक व्यक्ति के साथ हुआ था। नवविवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद परिजन दहेज के लिए हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मृतका रैना साकेत के परिजनों ने बताया कि उन्हें यह सूचना दी गई है कि रैना साकेत नहर में शौच क्रिया के लिए पानी लेने गई और पैर फिसल जाने के कारण वह नहर में समा गई। मायके पक्ष का कहना है कि घर के सामने 2 हैंडपंप लगे हुए हैं और टॉयलेट की व्यवस्था भी घर के समीप ही है, फिर महिला नहर क्या करने गई थी। मायके पक्ष का कहना है कि शादी के बाद दहेज में गाड़ी की मांग की जा रही थी, जिसका संदेश उन्हें कई माध्यमों से दिया गया। मांग पूरी न होने के कारण महिला को मौत की घाट उतारा गया है। अब इस पूरी घटना को लेकर पुलिस दोनों ही पक्षों के बयान ले रही है, साथ ही महिला के शव का पीएम कराया जा रहा है। ग्राम टीकर की है, लड़की का भी 5-6 महीने पहले ब्याह हुआ है। ये घर में भी बहुत प्रताड़ित करते थे लोग और इनका कहना है कि लड़की मैदान के लिए बाहर गई थी, उसके लिए उन्होंने पानी निकाला वहाँ से, इसके कारण फिसल के वहाँ डूब गई। लेकिन कहना मेरा ये है कि जब 2 हैंडपंप घर के सामने हैं और लेट बाद के लिए व्यवस्थाएं हैं जो भी हैं, तो वो महिला क्या करने जाएगी वहाँ। और लोगों का कहना है कि वो 9 बजे लड़के का फ़ोन आया था भाई के पास कि लड़की को मैं 9 बजे घर में छोड़ के चला गया था काम में। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने 6 बजे डूबते देखा, किसी ने कहा मैं 8 बजे देखा, मतलब यथार्थ कोई नहीं बता रहा एक्चुअल की टाइमिंग क्या है। जी हाँ, ससुराल वाले। हम लोग जब खबर हुई तब अपन लोग गए आनंद फानंद में, वहाँ पे देखा कि पानी बहुत तेज़ है। फिर वहाँ पे गोविंदगढ़ थाना भी गया तो वहाँ के कुछ सिपाही लोग थे, उन्होंने कहा मुझे कोई जानकारी नहीं। हम लोग 6 आदमी गए थे वहाँ पे, लड़की की माँ बाप और भाई लोग जो भी संबंधित थे वो सब लोग गए वहाँ थाने में। उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। थाने में सूचना नहीं दी गई। ठीक 1 घंटे बाद जब ये हुआ कि आप लिखित में एक आवेदन बना दीजिए, मैं पेन लेने गया मार्केट साइड पे, नहीं थे इत्तेफाक से। तो फिर आधे घंटे बाद ये बोलते हैं कि नहीं मेरे पास कंप्लेन आई है सरपंच के द्वारा। पहले 1 घंटे तक गोविंदगढ़ थाना के सिपाही भी गुमराह किए। तो जब आपको सूचना थी तो आपको जब बताया गया मैं ग्राम टीकर से लड़की नदी में डूब गई है, उसकी सूचना मैं आपके पास देने आया हूँ, तो उन्होंने कहा जब नहीं है जानकारी तो हम लोगों ने आवेदन बनाना शुरू किया। फिर आधे 1 घंटे बाद वो फिर बोलते हैं कि भाई हमारे पास जानकारी है। पुलिस वालों ने भी वहाँ गुमराह किया। फिर वो लड़की का नाम रैना साकेत, ये उसकी शादी हुई थी ग्राम टीकर में। पति का नाम क्या नाम था? राम उजागर। अभी 21 मई को शादी हुई थी उसकी। और लड़की का मायका है ग्राम तुर्की, थाना ताला क्षेत्र अंतर्गत है ग्राम तुर्की। आरोप क्या है सीधा बताइए? आरोप मेरा ये है कि इन्होंने मारा है और मार के फेंका है।
सीधा सीधा मेरा आरोप है। मैं ये चाहता हूँ कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आने वाले भविष्य में जो भी पीढ़ियाँ हैं तो ये ना कह पाएँ कि बेटियाँ पराई है तो हमेशा के लिए पराई है। कुछ प्रॉब्लम थी क्या दहेज की प्रॉब्लम? इन्होंने कहा जो उस पक्ष के चढ़वाई थे, जो दोनों पक्षों को मिलाते हैं शादी के समय, वो चढ़वाई का कहना है कि गाड़ी के लिए नहीं दिए, और ये सब बातें उन्होंने लेन देन के बारे में कहा कि भाई ऐसा नहीं दिए तो होगा ना करेगा। तो अब ये दहेज इनको पहले बताना चाहिए था, दहेज की समस्या है तो हम लोग कुछ उसका निराकरण सोचते समझते 4 व्यक्ति बैठ के। मेरा नाम मनीष साकेत है, मैं लड़की के बड़े पापा का लड़का हूँ। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में CCTV कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच्ड बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन, बदराव से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में, गुड रोड, रीवा। बेला चौकी प्रभारी ओशो गुप्ता एवं अन्य पुलिस स्टाफ के द्वारा मारपीट व गाली गलौज करने के संबंध में आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। पीड़ित रितेश सिंह पिता सौखीलाल सिंह ने बताया कि उसका ढाबा बेला में संचालित है। 23 दिसंबर को वह अपना ढाबा बंद करने की तैयारी में था, तभी उसके दोस्त उसके ढाबे में आ गए। वह लोग बैठकर बातचीत करने लगे, तभी अचानक थाना प्रभारी ओशो गुप्ता अपने अन्य पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचे और शराब पिलाने का इल्जाम लगाकर अभद्र व्यवहार करने लगे और गंदी गंदी गालियां देते हुए मारपीट करने लगे। इसके बाद उनके दोस्त को मार कर भगा दिया और मुझे भी पीट कर। दरअसल 21 दिसंबर के दिन मेरे ढाबे में सचिन सिंह व 3 अन्य लोग शराब पीने आए थे। इसके बाद मेरे भाई ने शराब पिलाने से मना कर दिया। उसके बाद मेरे भाई के साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत थाना रामपुर बाघेलान में दर्ज कराई गई थी। इसी बात को लेकर थाना प्रभारी बुलाए थे और बोले कि ढाबा चलाते हो, मेरे प्रति तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है, जिसे प्रार्थी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, संभव जो हो पाता है मैं करता हूं, जिससे नाराज हो गए और मुझे गाली देकर चौकी से भगा दिए। तभी से थाना प्रभारी नाराज चल रहे थे और उसके बाद बदले की कार्रवाई के चलते ये हादसा हुआ है। मेरा नाम रितेश सिंह है, ग्राम पोस्ट बेला का निवासी हूँ, जिला सतना, और मैं वहाँ बाईपास में एक ढाबा चलाता हूँ, जिसको मैं बंद करके जा रहा था शनिवार रात को 12 बजे। तो वहाँ बेला चौकी के प्रभारी ओशो गुप्ता जी आए और हम लोगों से गाली गलौज करने लगे और फिर किनारे ले जाके हमसे मारपीट की, और एक बार नहीं 2 बार मारे। और फिर उसका वीडियो फुटेज है अपने पास, और इसकी शिकायत हमने SP ऑफिस और DRG साहब से की है। वहाँ से जांच का आश्वासन मिला है। बस न्याय, मैं ढाबा चलाता हूँ द किंग। शनिवार रात 12 बजे, 12:15। कारण नहीं समझ में आया सर। अब हमारा एक FIR किए थे हम, कुछ लोग मारपीट किए थे हमसे, तो शायद उनसे समझौते की बात को लेके मारे हों, हमको दबाव डालने के लिए कि हम कंप्रोमाइज कर लें। अब भगवान जाने, लेकिन हमको कोई कारण समझ में नहीं आया कि हमको क्यों मार दिया गया। बस डंडे से मारे हैं, 5-6 डंडे मारे हैं, जिसका स्पॉट अभी तक बना है, और उनको एक चाटा भी मारे। बेला बाईपास। जी एकदम मेरे रेस्टोरेंट के सामने की बात।
कौशु गुप्ता जी। शिकायत आपने कहाँ की है? इनकी शिकायत एसपी ऑफिस सतना और डीआईजी ऑफिस रीवा, आईजी ऑफिस रीवा। और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ठंड के मौसम के चलते इन दिनों धुंध काफी बढ़ गई है, जिसका असर साफ देखा जा सकता है। ठंड के मौसम के चलते इन दिनों कोहरा छाया है। सुबह हालात ये रहते हैं कि 4 से 5 फीट की दूरी तक आसानी से नहीं देखा जा सकता। वाहनों को चलाने में काफी दिक्कत जा रही है। वहीं मौसम में भी परिवर्तन हुआ है और बादल छाए हुए हैं, जिस वजह से काफी बदलाव आया है। हालांकि ये नज़ारा देखने में काफी खूबसूरत लगता है, जिसे हमारे कैमरामैन सुनील शर्मा ने आपके लिए कैद किया है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीत को। नमस्कार।